अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के। तो ये पार्ट 1 है और इसमें जो हैं वो 30 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। साथ उनका सॉल्यूशन भी हम लोग सॉल्व करेंगे और उनको डिटेल में जाके तमाम कंसेप्ट जो हैं वो उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो ये आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में भी, ई कैट की प्रिपरेशंस में भी और एम कैट की प्रिपरेशंस में भी आपको हेल्प आउट करेंगे। तो इसके अलावा अब आपने खुद प्रैक्टिस करना भी सीखनी है। साथ इनको स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो में एमसीक्यूज़ के और उनको फिर आपने खुद सॉल्व करना है एमसीक्यूज़ को। तो जब आप लोग इस तरह की खुद को हैबिट डालेंगे कि आप एमसीक्यूज़ को रट्टा मारने की बजाय आप उन्हें खुद सॉल्व करना स्टार्ट करें, तो जब आप लोग उनको खुद सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो एक तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी उनकी प्रिपरेशंस हो जाएंगी आपकी, क्योंकि मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो उसके अलावा जब आप कंसेप्चुअली पढ़ेंगे तो जिस चैप्टर के आप पढ़ लेंगे उसकी थ्योरी में भी आपको ये हेल्प आउट करेंगे। तो उसके अलावा अब जैसे जैसे आप अपने माइंड को जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका माइंड जो है वो शार्प होता जाएगा टाइम के साथ साथ। और जो ई कैट या एम कैट या फिर बोर्ड में आपके जो एम सी क्यूज़ होते हैं मोस्टली ट्रिक होते हैं और मोस्टली कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस वजह से जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे और जितना ज़्यादा आप लोग ट्रिक को सीखेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको इंशाल्लाह पूरी बुक के एमसीक्यूज़ मिलेंगे और उनका सलूशन भी मिलेगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेकिन अगर आपको, इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, अगर किसी भी जगह पे वहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग चैप्टर नंबर 13 के अपलोड किए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे इस वीडियो में या फिर उसी वीडियो में मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एड्रेस कर दूँगा। तो लेट अस मूव टू स्क्रीन। तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखें हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्जेस आर, करेक्ट ऑप्शन इसकी जो है वो मोशन है। तो जब चार पार्टिकल्स मोशन में हों वो तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। चार पार्टिकल जब रेस्ट के ऊपर होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो रेस्ट के ऊपर चार पार्टिकल है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होती है, मोशन में होगा तो तब भी उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इन मोशन इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है और ये ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया गया है ये। उसके बाद सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद स्टेशनरी चार्जेस इज, मींस चार्जेस रेस्ट के ऊपर हैं तो उनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उनका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है जब वो रेस्ट के ऊपर होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और करंट क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस। तो चार्ज जब तक मूव नहीं करेगा उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करता। थर्ड एमसीक्यूज, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन इज, तो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसको देखते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है, ये तो याद रखें कि न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। लेकिन कैसे, बी का फॉर्मूला हमने ये ड्राइव किया हुआ है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें एफ ओवर आई एल। तो यहाँ पे एफ फोर्स ऑन अ चार्ज किसके इक्वल है, क्यू बी बी। तो न्यूट्रॉन के ऊपर क्यू की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो एफ ज़ीरो होता है किसके लिए, न्यूट्रॉन के ऊपर। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती। उसके अलावा यहाँ पे इसका करंट भी ज़ीरो होता है क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर जो न्यूट्रॉन है वो करंट प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि करंट चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस होता है तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है। तो आई की वैल्यू और एफ की वैल्यू ज़ीरो होती हैं किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए। तो इस वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। तो न्यूट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो। फोर्थ एमसीक्यूज देखें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं उनको आप याद रख लें। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
उसमें जो करंट पास हो रहा है उसके और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वायर से जो डिस्टेंस है। ये अगर वायर है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, तो इसका जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप अवे लेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड उसका वीक होता जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप लोग कंबाइन करेंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे तो इसका आंसर आ जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I/2πr। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 5th MCQ, तो उस पर चलते हैं। तो 5th MCQ में देखें कि इफ़ एक वायर है हमारे पास और उस वायर में करंट को डबल किया जा रहा है। एक स्ट्रेट वायर जिसमें करंट आई था और अब उसमें जो करंट है वो डबल कर दिया गया है। तो पूछा जा रहा है उसके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे देखें B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, I डबल होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद 6 MCQs देखें। एक वायर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसमें करंट पास हो रहा है 1 माइक्रो एम्पेयर का, वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर है और उसके बाद उसके ऊपर जो फोर्स है वो मैक्सिमम एक्ट कर रही है और उसकी वैल्यू ये बताई गई है। तो उस वायर को कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है हमने ये बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 3000 आंसर है इसका। लेकिन ये ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम फोर्स है तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 ली जाएगी। तो फोर्स किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा 90 पुट करने से 1 हो जाएगा। तो हम B के लिए रीअरेंज करेंगे, F/IL फोर्स की वैल्यू पुट करें और उसके बाद यहाँ पे करंट की वैल्यू पुट करें और उसकी लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर इस तरह से आ जाएगा। मे भी यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, लेकिन आप ये फॉर्मूला ऐसे ही लगना है, वैल्यूज़ पुट करके आंसर अगर कोई और भी आता है तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद चलते हैं MCQ 7 पे। ये MCQ 7 जो है ये बोर्ड में आया हुआ है, पास पेपर्स में भी। तो 2 वायर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, वो अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं। तो 2 वायर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करती हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर ये वायर है और ये वायर है, यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, बुक से ली गई है, अट्रैक्शन शो हो रही है। तो दोनों में करंट अगर ऊपर की तरफ है तो इसका अगर ये वाला साइड नॉर्थ पोल है, मींस के लेफ्ट साइड उसकी नॉर्थ पोल है और राइट साइड क्या है, साउथ पोल है। तो इसी तरह इस वायर में भी क्या है, करंट ऊपर की तरफ है, सेम डायरेक्शन है, तो इसका लेफ्ट साइड पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल, और राइट साइड पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। तो अब देखें दोनों वायर्स के ऑपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो आपको पता ऑपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो इन दोनों वायर्स में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। ये तो दोनों वायर्स मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को। इसी तरह इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, अट्रैक्शन होगी इनमें। उसके बाद इसी का ही एक और MCQ है यहाँ पे। 2 वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो क्या करती हैं, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करती हैं। अब इसका करेक्ट ऑप्शन रिपल्शन है और वो भी इसी प्रिंसिपल से है। अगर एक वायर में करंट अपवर्ड है तो उसका ये पोल क्या बनेगा, नॉर्थ पोल, और दूसरी और ये पोल उसका क्या रहेगा, साउथ पोल। और अगर एक और वायर है उसमें करंट है डाउनवर्ड तो उसका लेफ्ट वाला पोल अब साउथ बनेगा। करंट की डायरेक्शन रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है, उसका ये एंड क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। अब देखें दोनों वायर्स के सिमिलर पोल फ्रंट पे आ रहे हैं तो दोनों वायर्स क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो 2 वायर्स कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो मैग्नेटिकली एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिपल्शन। तो उसके बाद 9th MCQs पे चलते हैं। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट प्रिडिक्ट करने के लिए कहा जाता है, इट हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द करंट थ्रू अ वायर।
तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है कि आपने पढ़ा हुआ है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उसमें अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी सराउंडिंग डायरेक्शन में सर्कुलर शेप में होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद सेकंड देखें, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ये अगेन गलत है। इट इज़ ऑलवेज सर्कुलेट और रैप द इलेक्ट्रिक करंट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट इसकी सी है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इलेक्ट्रिक करंट को सर्कुलेट करता है, उसके ऊपर रैप करता है, जैसे चीज़ों के ऊपर रैपर चढ़ाया होता है, इसी तरह ये भी रैप कर रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलेट करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। डी बी, इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द वायर कैरिंग करंट, ये भी गलत है। उसके बाद MCQ 10 पे देखें, the force acting on a rod of length 1 meter carrying current of 1 microampere placed parallel to the magnetic field of 0.3 टेस्ला is, तो इसमें हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। तो ये पैरेलल रखा हुआ है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। अब इसके ऊपर साइन, सिर्फ साइन की वैल्यू पुट करें, क्योंकि कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल रखा हुआ है तो अल्फा की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू किसके, साइन ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो लिहाजा जब कंडक्टर को पैरेलल रखा जाए किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती, इसका आंसर ज़ीरो है। हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर रॉड रखेंगे तो तब फोर्स मैक्सिमम होती है, अगर आप उसको पैरेलल रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास है 11। तो 11 में देखें, The SI unit of magnetic induction is Tesla which is equal to, तो इसको हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, यहाँ पे B किसके इक्वल आ जाता है, F/IL। तो यहाँ से टेस्ला न्यूटन, करंट का यूनिट पर एम्पेयर आ गया, लेंथ का यूनिट पर मीटर, तो 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, उसमें 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर है। 12 देखें, द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर डैट इज इक्वल टू, तो वेबर को हमने अब ड्राइव करना है, तो यहाँ पे देखें फाई इसका फ्लक्स होता है, फाई का यूनिट क्या है, वेबर, तो फाई किसके इक्वल होता है, VA के। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करें, B का यूनिट क्या है, टेस्ला, उसको पुट कर दिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अगेन टेस्ला की वैल्यू अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं, ये वाली पुट करेंगे, तो एक ये वाला हमारे पास मीटर स्क्वायर न्यूटन, मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट पर एम्पेयर पर, यहाँ पे ये पर मीटर है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मुझसे लिखने में मिस्टेक हुई है, तो ये वाला पर मीटर एक मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, इसको टेस्ला मीटर भी लिख सकते हैं, नहीं बन रहा यहाँ पे, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये वाला यूनिट ए वाला करेक्ट है, इसको लिख सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे इसको लिखा हुआ है बोथ A एंड C, तो C वाला यूनिट जो है, ये C वाला यूनिट करेक्ट है, देखें ये लिखा हुआ है न्यूटन मीटर पावर 1 और पर एम्पेयर, तो ये C और जो A ऑप्शन है ये दोनों क्या है, करेक्ट है। तो इसकी D ऑप्शन करेक्ट है, बोथ A एंड C। उसके बाद 13 पे आ जाएं, पिक द करेक्ट यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन के करेक्ट यूनिट, उसका टेस्ला यूनिट है, करेक्ट है। अभी हमने टेस्ला की वैल्यू ड्राइव की, वो किसके इक्वल होती है, 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आता है, यहाँ पे मैं आपको करके दे देता हूँ। हमने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल है, हमारे पास ये बी ए के इक्वल होता है, तो यहाँ पे फाई ओवर ए, ये भी अगेन किसके इक्वल है, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है। तो यहाँ पे फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर, और ए का यूनिट मीटर स्क्वायर।
तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक कंडक्शन का यूनिट है, 1 टेस्ला भी यूनिट है और 1 टेस्ला इसके इक्वल होता है। तो लिहाजा ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखें 13 MCQs। तो 13 में हमारे पास जो 14 परमानेंट मैग्नेट्स और मैग्नेटाइज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट। तो ये आयरन को भी अट्रैक्ट करते हैं और मटेरियल्स कंटेनिंग आयरन। ये याद रखिएगा, जो परमानेंट मैग्नेट है उसने आयरन को अट्रैक्ट करना होता है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट में आयरन उसे मिलेगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह बोथ ए एंड बी है। आयरन मैग्नेट हमेशा आयरन को अट्रैक्ट करेगा, वो चाहे स्टील में आयरन हो या किसी और ऑब्जेक्ट में आयरन हो तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो उसके बाद 15 अम्पेयर। अम्पेयर्स लॉ इज़ यूज टू डिटरमन। अम्पेयर्स लॉ को किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। आप अदर वर्ड्स में सिंपली ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी से नहीं कैलकुलेट की जाती, गलत ऑप्शन है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इससे कैलकुलेट की जाती है, ये करेक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी इससे कैलकुलेट नहीं किया जाता, मैग्नेटिक फोर्स भी इससे कैलकुलेट नहीं की जाती। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। उसके बाद 16 देखें, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ सोलिनाइड इज ज़ीरो। ये सोलिनाइड के टॉपिक में हमने पढ़ा हुआ है, नेग्लिजिबल और ज़ीरो ए करेक्ट ऑप्शन है। सोलिनाइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नेग्लिजिबल होता है और जिसको ज़ीरो ले लिया जाता है। उसके बाद 17 MCQs देखें। सोलिनाइड के MCQs भी इम्पोर्टेंट हैं, इनमें से आते होते हैं बोर्ड में। 16 देखें, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ सोलिनाइड नेग्लिजिबल 0। 17 मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनाइड, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। 18 देखें, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनाइड इज इसके ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलिनाइड, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलिनाइड, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। सोलिनाइड का फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग होता है, जिसको हम दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। उसके बाद 19 देखें, इफ द लेंथ ऑफ सोलिनाइड इज हाफ्ड कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनाइड। इसको सॉल्व किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनाइड दिया होता है म्यू नोड एन आई से। तो इसको स्मॉल एन इक्वल होता है कैपिटल एन ओवर लेंथ ऑफ सोलिनाइड। तो अभी उसको क्या किया जा रहा है, उसकी लेंथ को हाफ किया जा रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, तो एल को L/2 किया गया है। ये देखें, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि म्यू नॉट है। ये 2 बाहर ले आएंगे तो बाकी सारा किसके इक्वल आ जाएगा? अगेन बी के इक्वल। तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाता है अगर सोलिनाइड की लेंथ को क्या किया जाए? हाफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बिकम डबल। ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट MCQ 20 में देखें, इफ द लेंथ ऑफ सोलिनाइड इज डबल्ड कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ऊपर वाले MCQs में क्या किया गया था? लेंथ को हाफ किया गया था, इसमें डबल किया जा रहा है। तो अगेन सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे लेंथ को देखें डबल कर दिया हुआ है, तो ये वाला 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है उसका। लेंथ को डबल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? हाफ। लेकिन शर्त यह है कि नंबर ऑफ टर्न्स कॉन्स्टेंट रखे जाए। उसके बाद अगेन 21 में देखें, इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स, अब नंबर ऑफ टर्न्स को वेरी किया जा रहा है, लेंथ को कांस्टेंट रखा जा रहा है। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सोलिनाइड आर मेड डबल, सोलिनाइड के नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिया गया, लेंथ को कांस्टेंट रखा गया। अगेन फॉर्मूला वही है जो ऊपर हमने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे n किसके इक्वल हो रहा है? 2n के इक्वल हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखें, पुट करें 2n तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो बाकी सारा तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगेन डबल हो जाता है नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करने से। इसी तरह 22 देखें, तो 22 में नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ किया जा रहा है। तो देखें यहाँ पे n को n/2 पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाता है। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को हाफ करेंगे लेंथ को कांस्टेंट रखते हुए तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बिकम हाफ है। 23 देखें, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनाइड इज डिटरमिन्ड बाय राइट हैंड रूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन राइट हैंड रूल है और यहाँ पे मैंने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है।
तो यहाँ पे इस लूप को देखें, ये सिंगल लूप आप ले सकते हैं अपने राइट हैंड में सोलिनॉइड का, और उससे आप लोग उसके नॉर्थ या साउथ पोल जो है उनको दोनों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपने अपना हैंड सिंगल लूप में से पास करवाना है। आपका थंब शो करेगा किसको, करंट को, और आपकी जो फिंगर्स हैं ये नॉर्थ पोल बता देती हैं सोलिनॉइड का। तो एक तो ये रूल है इसका, ये देखें अब ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो एक यहाँ पे ये वाला रूल है, एक सेकंड रूल है यहाँ पे नीचे देखें उसको, ये आप सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड में पकड़ लें, जैसे आप किसी वायर को पकड़ते हैं, तो आपकी जो फिंगर हैं वो करंट की डायरेक्शन में जाएंगी और आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देता है। तो ये दोनों राइट हैंड रूल्स हैं। कोई भी रूल आप लोग यूज़ करके, यहाँ पे देखें इसमें करंट इधर को जा रहा है तो आपने कर्लिंग फिंगर्स अपनी करंट की डायरेक्शन में एडजस्ट किए, आपका थंब मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। तो ये दो वे हैं राइट हैंड रूल को यूज़ करने के, और आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद टू लूप्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, तो ये फिर अगेन अट्रैक्ट करते हैं। दो लूप अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अभी राइट हैंड रूल जो फर्स्ट वाला लगाया वो लगाएंगे, तो उस रूल को जब आप लोग लगाएंगे, अगेन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये वाला, अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट पोल नॉर्थ पोल बन रहा है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो अब दो लूप हैं, तो देखें इसमें भी करंट इस तरफ है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो इसका ये एंड नॉर्थ पोल है, इसका एंड भी ये नॉर्थ पोल है। तो राइट साइड पे साउथ पोल है, इसका भी राइट साइड पे, तो ऑपोजिट पोल फ्रंट पे आएंगे। तो दो लूप जब सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अगर दो लूप करंट कैरी करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो तब वो रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगेन उसी प्रिंसिपल से है ये। तो यहाँ पे देखें इसमें करंट इस तरफ था एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका लेफ्ट पोल नॉर्थ पोल था, तो राइट पोल क्या है, साउथ पोल। अब इसमें करंट रिवर्स हुआ तो इसका ये लेफ्ट पोल साउथ बनेगा और राइट पोल क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। अब साउथ पोल को कन्फ्रंट कर रहा है, इस वजह से इनमें क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिपल्शन है। 26 में देखें, द फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज। ये जस्ट मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज में फॉर्मूला दिया ताकि हम आगे सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर सकें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, मीन्स के मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज उसको लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में क्यू वी क्रॉस बी लिख सकते हैं। तो 27 देखें, the magnetic force on a charge moving parallel to a uniform magnetic field is चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगी। अब देखें फॉर्मूला पड़ा हुआ है क्यू वी बी साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू जीरो होती है जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल होगा, तो साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी जीरो। जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव किया जाए मैग्नेटिक फील्ड के तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। 28 द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग एंटी पैरेलल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगेन फोर्स जीरो, अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा अब 180 डिग्री के है तो साइन 180 डिग्री अगेन जीरो के इक्वल होता है, तो फोर्स अगेन जीरो है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद 29 देखें, the magnetic force on a charge moving perpendicular to a uniform magnetic field is, अगर चार्ज पार्टिकल क्या मूव कर रहा है परपेंडिकुलर, तो तब फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है क्यू वी बी। तो साइन 90 यहाँ पे परपेंडिकुलर मीन्स के 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होके क्या आ जाएगा, क्यू वी बी। 30 एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये एमसीक्यूज भी बोर्ड में आया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे विल डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सेम वेलोसिटी है, सेम डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर किए गए हैं, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब देखें कैसे,
प्रोटॉन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस भी। प्रोटॉन के लिए Q को E से रिप्लेस कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस E के लिए रिप्लेस कर देते हैं। तो वेक्टर्स में माइनस का साइन 180 की शिफ्ट बताता है, एंगल की 180 की। तो यहाँ पे F पॉजिटिव है, ये प्रोटॉन अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा। तो इस वजह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 180 के एंगल पे डिफ्लेक्ट होते हैं, मींस के एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर प्रोटॉन अप मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डाउन मूव करता है, तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। उसके बाद 31st, एन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग सेम वेलोसिटी। अब इसमें ऊपर वाला ही एमसीक्यूज है, जस्ट न्यूट्रॉन को ऐड किया गया है। अगर ये तीनों पार्टिकल्स कहाँ पे एंटर किए जाएं मैग्नेटिक फील्ड में, तो तब क्या सिचुएशन होगी? पिछली सिचुएशन देखें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे, न्यूट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती। याद करें दूसरा या तीसरा एमसीक्यूज था, तो न्यूट्रॉन के ऊपर जब मैग्नेटिक फोर्स ही एक्ट नहीं करेगी तो ये स्ट्रेट पास हो जाता है, ये किसी साइड पे डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है यहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी डिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू द फील्ड बट न्यूट्रॉन विल पास स्ट्रेट। न्यूट्रॉन सीधा गुजर जाता है क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। तो न्यूट्रॉन किसी साइड पे डिफ्लेक्ट नहीं होता। ये एमसीक्यूज ऐसा भी आ सकता है कि न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाएं, वो डिफ्लेक्ट होता है, यानी वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, वो स्ट्रेट पास होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पास करवाया जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे मूव करते हैं। तो ये एमसीक्यूज यहाँ तक की थे, और ये फर्स्ट हाफ के थे, और सेकंड हाफ के इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दिए जाए।